स्टॉक फैमिली अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक योर ऑन चैनल स्टॉक एनालिसिस। फंडामेंटल एनालिसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से आज हम बात करेंगे टैली कार्ड के ऊपर। और टैली कार्ड के फंडामेंटल एनालिसिस के ऊपर बात करने से पहले कि फंडामेंटल एनालिसिस के ऊपर बहुत सारी रेशो होती हैं जो डिस्कस की जा सकती हैं, लेकिन हम वही रेशो डिस्कस करेंगे जो कि हमारे लिए ज़रूरी हैं, जो कि एक कॉमन इन्वेस्टर के लिए ज़रूरी हैं या कॉमन मैन के लिए ज़रूरी हैं, यानी कि जिन्हें देखना चाहिए। डिस्कशन का आगाज़ करते हैं। टैली कार्ड का आप लोगों के सामने इंट्रोडक्शन है, जो कि ये जो स्क्रिप्ट है ये है टेक्नोलॉजी सेक्टर का, और टेक्नोलॉजी सेक्टर का तो डेफिनेटली इसका वर्क भी वही है। तो इसका टैली कार्ड लिमिटेड इज़ अ प्रीमियम इंटरप्राइजेज सॉल्यूशंस प्रोवाइड दैट ऑफर्स अ वाइड रेंज ऑफ टेलीकम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स and solution across all industry vertical and business segments। फर्दर भी आप इसे डिटेल में रीड कर सकते हैं इसके इंट्रोडक्शन को। और एवोल्यूशन ऑफ टैली कार्ड ये है कि मतलब 1992 से ऑनवर्ड 2021 का टैली कार्ड का ये सफ़र कैसा रहा, इसने कैसे कैसे ये सफ़र किया, ये आप लोगों के सामने। सब्सिडरी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो सब्सिडरीज 5 हैं, 5 सब्सिडरीज हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सुपरनेट लिमिटेड, देन सुपरनेट सोर्स सॉल्यूशंस एंड सुपरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर सॉल्यूशंस एंड नंबर 4 सुपरनेट ई सॉल्यूशंस एंड नंबर 5 फोनेक्स ग्लोबल। इसकी 5 सब्सिडरीज हैं। और इसके बाद हम बात करेंगे अब हम अपने मेन एनालिसिस की तरफ जाते हैं, यानी कि हम पहले देखेंगे कि मेजर कैटेगरी ऑफ शेयर होल्डर कौन सी है, देन हम अपने चले जाएंगे रेशो की तरफ। मेजर शेयर होल्डर की पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें तो देखें इसमें जो होल्डिंग है मुदारबा एंड म्यूचुअल फंड्स 0.25% इसके अंदर इन्वेस्ट करके बैठे हुए हैं, बैंकर्स 0.09% करके बैठे हुए हैं एंड जॉइंट स्टॉक कंपनीज 34.47। और उसके बाद सबसे जो बड़ा इन्वेस्टर इसके अंदर है वो है जी इंडिविजुअल्स, यानी कि 62%, यानी कि जनरल पब्लिक के पास, हम लोगों के पास। और इंडिविजुअल में काफ़ी सारे ब्रोकर भी आ जाते हैं, तो इंडिविजुअल से सिर्फ एक कॉमन मैन मतलब नहीं होता। अब इसके बाद हम बात करेंगे रेशो के ऊपर, और कौन कौन सी रेशो, ये आपके सामने सारा डाटा अवेलेबल है, इससे आप देख सकते हैं। और रेशो के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे पहले हम बात करेंगे जी ऑथोराइज कैपिटल 4000 मिलियन ऑथोराइज कैपिटल, और पेड अप कैपिटल है 3000 मिलियन। अब इसका क्या मतलब है, ऑथोराइज कैपिटल जितना ज़्यादा हो बेहतर है, और पेड अप कैपिटल जितना कम हो वो भी बेहतर है। यानी कि देखना, कंपनी पब्लिक से कलेक्ट कर सकती थी 4000 मिलियन पब्लिक या प्रमोटर से, लेकिन अभी भी कंपनी ने मार्जिन रखा हुआ है 3000 किया हुआ है, और 1000 मिलियन का अभी मार्जिन रखा हुआ है, जो कि गुड है, जो अपने दुख सुख में यूज़ कर सकती है। एक अच्छा पॉइंट ऐड करेंगे हम इसके पॉइंट ऑफ व्यू से। एंड इसकी जो फ्री फ्लोटिंग है 96%, जो कि अच्छी है। इसके बाद हम रेशो के ऊपर जाते हैं, डायरेक्टली हम बात करेंगे रेशो के ऊपर, और डिटेल फिर आगे जाएंगे क्वार्टरली रिज़ल्ट कैसे है और अभी आगे क्या परफॉर्म होने जा रहा है। देखें, पहली रेशो जो कि हमेशा डिस्कस करते हैं वो है EPS। लेटेस्ट इसका EPS है 1.69, आप देख सकते हैं आपके सामने 1.69 फोर्थ क्वार्टर का रिसेंट रिज़ल्ट का। देन अगर हम कंपेयर करें लास्ट ईयर के EPS से, तो मैंने मतलब -0.25 था, और अब ये प्लस हो गया, पॉजिटिव हो गया 1.69, जो कि बहुत अच्छी बात है। ये हम सेकंड पॉइंट ऐड करेंगे इसके एक गुड पॉइंट के हवाले से, फंडामेंटली पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी कि अगर ऐसे हम डिसीजन करें तो ये हमारी तरफ से ओके है, ये ओके की रिपोर्ट दे रहा है। देन हम बात करेंगे PE रेशो की बात करें तो PE रेशो इसकी है 9.95। अब ये थोड़ी ज़्यादा है अकॉर्डिंग टू EPS,
मतलब EPS जितना है उसके मुताबिक 9.95 थोड़ा ज़्यादा है, ये थोड़ा कम होना चाहिए। और ये थोड़ा कम कैसे होगा, अगली रेशो है एक्सपेक्टेड अर्निंग ग्रोथ जो कि 776% है। अगर ग्रोथ बढ़ती है तो ग्रोथ बढ़ने का मतलब है EPS और बढ़ेगा, और ग्रोथ EPS और बढ़ने का मतलब है PE रेशो और कम होगी। तो ग्रोथ ये बताती है, जो कि ग्रोथ जितनी ही ज़्यादा हो उतनी अच्छी बात है। नेक्स्ट हम बात करते हैं जी, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन 30% से इंक्रीज़ हो रहा है, जो कि ईयरली बेसिस पे अगर हम सेल ग्रोथ की बात करें तो ईयरली बेसिस पे तो कम हुई है, लेकिन क्वार्टरली बेसिस पे हम आगे चल के डिस्कस करते हैं। इसके बाद जी इम्पोर्टेड रेशियो है इंटरप्राइज वैल्यू पर शेयर, वो है जी 17.6। इसका क्या मतलब है जी, 17.6 इंटरप्राइज वैल्यू का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि कंपनी की एक्चुअल में वर्थ है क्या, और करंट प्राइस का मतलब है वो बिक कितने के रहा है शेयर, एक्चुअल में शेयर की वर्थ क्या है, मतलब शेयर की औकात क्या है, शेयर की वैल्यू क्या है। और मार्केट में अब इसकी जो प्राइस अभी चल रही है 16.5 और इंटरप्राइज वैल्यू क्या है 17.6, यानी कि अब ये रेशो में ये बताते कि ये शेयर अंडर प्राइस है, अंडर वैल्यू या ओवर वैल्यू है, क्या है अंडर वैल्यू या ओवर वैल्यू। तो अकॉर्डिंग टू इंटरप्राइज वैल्यू 17.6 है और मार्केट में चल रहा है 16.6, तो हम यहाँ ये कह सकते हैं कि अंडर वैल्यू है 1 रुपीज़। बाय कर सकते हैं, ठीक है कर सकते हैं। अब इसकी बेस पे हम बाय डिसीजन भी कर सकते हैं, अभी हमें बाय करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू दिस कि बाय हम कर सकते हैं, अभी ये थोड़ा अंडर वैल्यू ही है। हाँ, जब ये चल रहा था 25 पे और इंटरप्राइज वैल्यू होती 17, तो हम कह सकते थे कि ओवर वैल्यू है। यस ऑफ कोर्स डेफिनेटली ओवर वैल्यू कह सकते थे। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं जी बुक वैल्यू पर शेयर, वो जो 10 है जो कि बेहतर है। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रेशो देखें, अगर आप EPS और PE रेशो के ऊपर डिसीजन नहीं कर सकते जब तक आप डेट टू इक्विटी रेशो ना देख लें, और डेट टू इक्विटी रेशो इसकी 1.15 जो कि बुरी नहीं है, होनी तो इसे 1 से लेस चाहिए, होना तो 1 से लेस चाहिए, लेकिन ये 1 से ज़्यादा है। तो अगर 1 से ज़्यादा है तो बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज भी हैं, अर्निंग भी हो रही है। अर्निंग कैसे हो रही है अभी चल के बात करते हैं। इसके बाद रेशो के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं, इंपोर्टेड रेशो जो कि देखी जानी चाहिए, रिटर्न ऑन इक्विटी, मतलब आपने कंपनी को कितना पैसा दिया और कंपनी आपको कितना कमा के दे रही है, आपके पैसे पे कंपनी आपको कितना कमा के दे रही है, उसे कहते हैं रिटर्न ऑन इक्विटी, जो कि है 14.4%। ये देखें, ये थोड़ी ऊपर नीचे हो सकती है। जो कंपनी डिविडेंड दे रही होती हैं उनकी ये ज़्यादा होती है, जो कंपनी रिटेंशन 100% होती है, जो कि टैली के 100% है, तो उनकी ये कम होती है। अगर मैं यूँ कहूँ कि अगर कंपनी ये डिविडेंड दे तो ये रेशो और बढ़ सकती है, जो कि ये इस रेशो का ज़्यादा होना बेहतर होता है। इसके बाद इम्पोर्टेड रेशो जो कि डिसीजन के हवाले से हो सकती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, जो कि 15% है, जो कि मतलब ऑल आपके डेट के ऊपर, आपकी इक्विटी के ऊपर ओवरऑल कंपनी कितना कमा के दे रही है 15%। और इस वक्त ये एक मैं कह सकता हूँ कि गुड है, वेरी गुड भी कह सकते हैं आप, गुड भी कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू प्राइस। अब इसके बाद हम मतलब ये रेशो के हवाले से बात होगी। अब हम ये क्वार्टरली और ईयरली ज़रा परफॉर्मेंस की अगर बात करें कि यहाँ पे चेंज होता कहाँ रहा, तो ये डेटा आप लोगों के सामने है, इसके ऊपर हम देख सकते हैं। देखें अब एक्चुअल हुआ क्या, लास्ट क्वार्टर से इस क्वार्टर का सेल बढ़ी, लास्ट क्वार्टर से इस क्वार्टर की ग्रॉस प्रॉफिट बढ़ा, लेकिन ऑपरेटिंग प्रॉफिट इसका कम हुआ। क्यों कम हुआ? अदर इनकम पहले से ज़्यादा बढ़ी लेकिन कम हुआ, क्यों कम हुआ? डेप्थ में थोड़ा जाके देख सकते हैं हम, लेकिन मेरा मकसद वीडियो को ज़्यादा लेंथ देना नहीं है। देखें अब बात करें सेल की, बात करें तो
22% बढ़ी। लेकिन अगर एनुअल सेल की बात करें तो 0.94 कम हुई। इसी तरह कास्ट ऑफ सेल, ठीक है, अगर सेल बढ़ी तो कास्ट ऑफ सेल भी बढ़ी, ओके हो गया। देन ग्रॉस प्रॉफिट पे कोई फ़र्क नहीं आ रहा, यानी कि सेल, कास्ट ऑफ सेल और ग्रॉस प्रॉफिट तक कोई इशू नहीं है, सब ठीक है। लेकिन ऑपरेटिंग प्रॉफिट यहाँ पे कम हो रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 61.8 से कम हो रहा है और ग्रॉस अगर ईयरली भी बात करें तो 2.56 ग्रॉस प्रॉफिट ऑपरेटिंग प्रॉफिट कम हो रहा है, यानी कि सेल भी बढ़ रही है। अगर मैं क्वार्टरली रिज़ल्ट मतलब लास्ट क्वार्टर का और थर्ड क्वार्टर का और फोर्थ क्वार्टर का रिज़ल्ट का कंपैरिजन करूं, सेल बढ़ रही हैं, इम्प्रूव हो रही हैं, कास्ट ऑफ सेल मैनेजेबल है, ग्रॉस प्रॉफिट गुड है, ईच एंड एवरीथिंग गुड है। इवन दो के प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी ठीक है। लेकिन एक इशू आ रहा है, इशू सिर्फ इसके रिज़ल्ट में, फिनंशियल स्टेटमेंट में एक है, ऑपरेटिंग एक्सपेंस इनसे कवर नहीं हो रहे। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इनके बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, जिनकी वजह से इनका गुड सेल होने की वजह से भी प्रॉफिट थोड़ा लूज़ है, लेकिन प्रॉफिट लूज़ नहीं है। अगर मैं क्वार्टरली बेसिस पे बात करूं तो 600% इनका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बढ़ा है और रिसेंट ईयरली बेसिस पे अगर मैं बात करूं तो 700-800% इनका प्रॉफिट बढ़ा है। लेकिन क्वार्टरली रिज़ल्ट ये देखें, क्वार्टरली रिज़ल्ट आप लोगों के ये सामने है। अगर मैं क्वार्टरली रिज़ल्ट की बात करूं तो इसमें जो लास्ट क्वार्टरली रिज़ल्ट था, यानी कि जो अप्रैल के अंदर रिज़ल्ट आया, उसके अंदर जो ग्रोथ रेशो है वो है जी 950 और अब कितनी आई है, अब मतलब रिसेंट जो रिज़ल्ट है उसके अंदर है 785, 785%, जो कि कम है। तो सिर्फ एक ही वजह से कम है, वो है ऑपरेटिंग एक्सपेंस। और ऑपरेटिंग एक्सपेंस कब बढ़ते हैं, जब मैनेजमेंट ज़रा ढीली हो जाती है, या मैनेजमेंट आप कह लें कि जब ज़रा सुस्त हो जाती है, तो तब ये ऑपरेटिंग एक्सपेंस, अगर इसके अंदर सिर्फ ऑपरेटिंग एक्सपेंस कवर कर लिए जाएं तो ये कंपनी हर लिहाज से अभी ओके नज़र आ रही है। और ये रिज़ल्ट आपके सामने, इन चीज़ों के बेस के ऊपर बैठ के आप बात कर सकते हैं। एंड अब किस लेवल पे बाय करना चाहिए, किस लेवल पे सेल करना चाहिए, ये हम डिसाइड करते हैं टेक्निकल एनालिसिस के बेस के ऊपर। और इसके अंदर भी मैंने बात कर दिया कि अगर फंडामेंटल एनालिसिस के ऊपर भी आप डिसीजन कर सकते हैं, तो मेरा ख्याल है कि एक सफिशिएंट नॉलेज जो कि ज़रूरी है एक कॉमन मैन के लिए, एक लेमैन के लिए ज़रूरी है, तो वो डिलीवर हो चुका है। देन टेक्निकली डिस्कशन तो आप लोगों को वीकली, डेली एंड सो ऑन हमारी डिस्कशन होती ही रहती है। तो उसके अंदर हम ये बताएंगे कि किस लेवल पे सपोर्ट है, किस लेवल पे रेजिस्टेंस है, कहाँ बाय कर लेना चाहिए, कहाँ सेल करना चाहिए इन डिटेल। सो अपना ख्याल रखें, अपने दोस्तों का ख्याल रखें, खुश रहें और खुशियाँ बांटें। अल्लाह हाफिज़।